हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें, वो कहानियां, वो विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जहां हम समझते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सीख होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोचने की दुनिया ही बदल देगी। किताब का नाम है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग और इसे लिखा है एडन स्टॉर्म ने। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि सकारात्मक सोचना क्यों जरूरी है, ये बताती है कैसे सकारात्मक सोचा जाए। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक साइंटिफिक रोड मैप है जो आपको दिखाता है कि नकारात्मक सोच की जड़ें कहाँ हैं और कैसे आप उन्हें बदल सकते हैं। एडन स्टॉर्म कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर सोच बदल दी तो जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि हमारी सोच कैसे काम करती है, नकारात्मकता कहां से आती है और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच के मालिक कैसे बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अपने दिमाग को समझना। अध्याय 1, क्या सच में सकारात्मक सोच काम करती है? दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। विक्रम नाम का एक आदमी था। बहुत होशियार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी सोच बहुत नकारात्मक थी। उसे लगता था कि सकारात्मक सोचना सिर्फ झूठ बोलना है, अपने आप को धोखा देना है। वो कहता था, यह सब बकवास है, दुनिया वैसी ही है जैसी है, सोचने से कुछ नहीं बदलता। एक दिन उसकी नौकरी चली गई, कंपनी ने डाउनसाइजिंग की। विक्रम घर आया और बोला, देखा, मैंने कहा था कुछ अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। उसने घर बैठना शुरू कर दिया, नई नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसकी पत्नी ने कहा, कुछ नया करके देखो, कोई कोर्स कर लो, कहीं और अप्लाई करो। विक्रम ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब जगह यही हाल है, और वो बैठा रहा। उसके दोस्त ने कहा, यार सकारात्मक सोचना सीख, तेरी सोच ही तुझे रोक रही है। विक्रम ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, और वो वैसा ही रहा। 6 महीने बाद भी वो बेरोजगार था। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे कुछ भी नया करने से रोक दिया था। अब दूसरी तरफ देखते हैं। विक्रम की पत्नी सीमा थी, उसकी भी नौकरी चली गई थी। उसने सोचा, ठीक है, एक दरवाजा बंद हुआ, कोई दूसरा खुलेगा, ये मौका है कुछ नया सीखने का। उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, नए लोगों से मिली, अपने नेटवर्क को बढ़ाया। 3 महीने में उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। आज वो उस कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है। विक्रम और सीमा, एक ही हालात, एक ही शहर, एक ही समय, 2 अलग सोच। एक ने खुद को रोक लिया, दूसरी ने खुद को आगे बढ़ाया। दोस्तों, सवाल यह है, क्या सच में सकारात्मक सोच काम करती है, या ये सिर्फ एक अच्छी बात है जो लोग कहते हैं? जवाब है हाँ, सकारात्मक सोच काम करती है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। और इसी को समझने के लिए एडन स्टॉर्म ने यह किताब लिखी है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और क्या नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है हर चीज को अच्छा कहना, मुश्किलों को नजरअंदाज करना, दुख होने पर भी सब ठीक है कहकर मुस्कुराते रहना। दोस्तों, ये सकारात्मक सोच नहीं है, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, यानी जहरीली सकारात्मकता। जब आप असली दुख को दबाते हैं, असली प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम दबती नहीं, बढ़ती है, और फिर एक दिन फूट कर बाहर आती है। एडन स्टॉर्म किताब में साफ बताते हैं, असली सकारात्मक सोच है सच्चाई को देखना, लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ना। मतलब प्रॉब्लम है ये मानना, लेकिन ये भी मानना कि समाधान है। मुश्किल है ये मानना, लेकिन ये भी मानना कि मैं इसे पार कर सकता हूं। दर्द है ये मानना, लेकिन ये भी मानना कि ये दर्द मुझे कुछ सिखाएगा। विक्रम ने मुश्किल को देखा और हार मान ली। उसकी सोच थी, ये हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। सीमा ने मुश्किल को देखा, लेकिन उसकी सोच थी, ये हुआ, अब आगे क्या कर सकती हूं। यही एक छोटा सा फर्क है, और यही फर्क 2 जिंदगियों के बीच का अंतर बना देता है। साइंस क्या कहती है? दिमाग पर रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? एडन स्टॉर्म बताते हैं, हाँ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। एक मशहूर स्टडी में डॉक्टरों ने 2 ग्रुप के मरीजों को लिया। दोनों ग्रुप को एक जैसी दवा दी गई, लेकिन एक ग्रुप को दवा के साथ सकारात्मक सोच की ट्रेनिंग भी दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े। नतीजा क्या रहा? दूसरे ग्रुप के मरीज, जिन्होंने सकारात्मक सोच सीखी, वो तेजी से ठीक हुए, उनकी दवा कम लगी, उनके अस्पताल में कम दिन रहने पड़े, और वो ज्यादा खुश रहे।
ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है, सैकड़ों रिसर्च ये बताती हैं कि सकारात्मक सोच हमारे दिमाग के केमिकल को बदल देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल हैं जो हमें खुशी, शांति और संतोष देते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल हैं जो हमें तनाव, डर और बेचैनी देते हैं। तो जब हम कहते हैं सकारात्मक सोचो, तो ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक बॉडी केमिस्ट्री चेंजर है। ये आपके शरीर के अंदर की दवा है। और सबसे अच्छी बात, ये दवा मुफ्त है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसे कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। तो क्या सकारात्मक सोच हर चीज ठीक कर देती है? नहीं, ये भी समझना जरूरी है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है। अगर आप घर बैठे सोचते रहेंगे कि मैं अमीर हूं, तो आप अमीर नहीं हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं और सिर्फ मैं ठीक हूं सोचते रहेंगे, तो बीमारी नहीं जाएगी। एडन स्टॉर्म कहते हैं, सकारात्मक सोच आपको एक्शन लेने की ताकत देती है। ये आपको बताती है कि रास्ता है, इसलिए चलो। ये आपको हिम्मत देती है कि मुश्किल है लेकिन पार करेंगे। यह आपको उम्मीद देती है कि कोशिश करो, हो सकता है। सीमा ने सकारात्मक सोचा तो उसने एक्शन लिया, कोर्स किए, लोगों से मिली, अप्लाई किया। विक्रम ने नकारात्मक सोचा तो उसने एक्शन नहीं लिया, बैठा रहा, इंतजार करता रहा, कुछ नहीं किया। सकारात्मक सोच प्लस एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। सकारात्मक सोच बिना एक्शन के सिर्फ सपने। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से एक काम कीजिए, अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होता, तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? अगर मैं सकारात्मक सोचूं तो क्या होगा? ये छोटा सा सवाल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। और जैसे जैसे आप ये सवाल पूछेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी। और जैसे जैसे सोच बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आगे के अध्यायों में हम और गहराई से समझेंगे नकारात्मक सोच कहाँ से आती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। अध्याय 2, नकारात्मक सोच कहां से आती है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि सकारात्मक सोच सच में काम करती है, और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के केमिकल को बदलने की बात है। अब हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच कहां से आती है, क्यों हमारा दिमाग हर चीज में खतरा, नुकसान और फेलियर देखता है, क्यों सकारात्मक सोचना इतना मुश्किल लगता है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी हमारे पूर्वजों की। जरा 50,000 साल पीछे चलते हैं। हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। शेर थे, भालू थे, जहरीले सांप थे। अगर कोई आदमी जंगल में चल रहा था और उसे झाड़ी में हलचल दिखी, तो उसके दिमाग में 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, शायद हवा चल रही है, कुछ नहीं होगा। अगर ये सोचता और सच में शेर होता तो वो मर जाता। दूसरा रास्ता, खतरा, भागो। अगर ये सोचता और हवा होती तो वो बेकार में भागता, लेकिन जिंदा रहता। हजारों सालों में जो लोग पहले रास्ते वाली सोच रखते थे वो मर गए। जो लोग दूसरे रास्ते वाली सोच रखते थे, खतरा, भागो, वो जिंदा रहे और उन्होंने बच्चे पैदा किए और उनके बच्चों को वही सोच विरासत में मिली। एडन स्टॉर्म कहते हैं, हमारा दिमाग नकारात्मक सोचने के लिए डिजाइन हुआ है। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा इवोल्यूशन है। हमारे पूर्वजों की वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिविटी बायस है, यानी हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के जमाने में शेर भालू नहीं है। आज खतरा, बॉस है, इंटरव्यू है, पैसे की चिंता है, रिश्तों की टेंशन है। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा 50,000 साल पहले करता था। थोड़ी सी चिंता और दिमाग अलार्म बजा देता है। थोड़ी सी अनिश्चितता और दिमाग कहता है, खतरा, भागो। यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हैं। यही कारण है कि नकारात्मक सोच इतनी आसानी से आती है और सकारात्मक सोच के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नकारात्मक सोच के 3 स्रोत। एडन स्टॉर्म बताते हैं, हमारी नकारात्मक सोच 3 जगहों से आती है। पहला स्रोत है अतीत, यानी पास्ट, हमारे बीते हुए अनुभव। जो गलतियां हमने की, जो दुख हमने देखे, जो असफलताएं हमें मिली, ये सब हमारे दिमाग में जमा हो जाते हैं। और फिर जब भी कोई नया मौका आता है, दिमाग कहता है, पिछली बार फेल हुए थे, इस बार भी फेल होंगे। ये है अतीत का जहर। दूसरा स्रोत है भविष्य,
यानी जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता। कल इंटरव्यू में क्या होगा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो, अगर बीमार पड़ गए तो। दिमाग ऐसे सवाल पूछता है और फिर उनके डरावने जवाब बना लेता है। ये है भविष्य का डर। तीसरा स्रोत है वर्तमान, यानी दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया पर लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं और हम सोचते हैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या फिर हम खुद को कोसते हैं, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना असफल हूँ। ये है वर्तमान की आलोचना। ये तीनों मिलकर हमारे दिमाग में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ नकारात्मक सोच पनपती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। हम सोचते हैं कि ये बस हमारी अपनी सोच है, लेकिन असल में ये हमारे बचपन की कंडीशनिंग है। एडन स्टॉर्म कहते हैं, आपकी नकारात्मक सोच आपकी गलती नहीं है, आपने ये सीखी है, और जो सीखा जा सकता है वो बदला भी जा सकता है। नकारात्मक सोच का मीडिया कनेक्शन। आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा कारण है मीडिया। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब हमें नकारात्मक चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। डर, गुस्सा, चिंता, ये इमोशंस लोगों को जोड़े रखते हैं। जब आप सुबह उठकर फ़ोन खोलते हैं तो आप देखते हैं कहीं बम ब्लास्ट, कहीं क्राइम, कहीं बीमारी, कहीं मंदी, और ये सब देखकर आपका दिमाग कहता है दुनिया खतरनाक है, और फिर पूरा दिन आप उसी नकारात्मकता में जीते हैं। एडन स्टॉर्म कहते हैं, अपनी सोच बदलनी है तो पहले अपनी जानकारी बदलो। जैसे आप अपने खाने का ध्यान रखते हो कि क्या खाना है क्या नहीं, वैसे ही अपनी जानकारी का भी ध्यान रखो। क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, ये सब तय करो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से एक काम कीजिए, अपनी नकारात्मक सोच की जड़ों को पहचानिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, अपने आप से पूछिए, ये विचार कहाँ से आ रहा है? अतीत से, भविष्य से, वर्तमान से? क्या मैंने ये सोच बचपन में सीखी थी? क्या मैं मीडिया से बहुत ज्यादा नकारात्मक जानकारी ले रहा हूँ? ये सवाल आपको आपकी सोच की जड़ों तक ले जाएंगे, और जब जड़ें पता चल जाएं तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे सोच और रियलिटी का कनेक्शन, कैसे हमारी सोच हमारी असलियत बना देती है, कैसे आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। अध्याय 3, सोच और रियलिटी का कनेक्शन। पिछले अध्याय में हमने समझा कि नकारात्मक सोच कहां से आती है, हमारे एवोल्यूशन से, हमारे बचपन से और हमारे आसपास के माहौल से। अब हम समझेंगे एक और बहुत जरूरी बात, सोच और रियलिटी का कनेक्शन। कैसे हमारी सोच हमारी असलियत बना देती है? क्या सच में जैसी सोच वैसी जिंदगी वाली बात सच है? तो चलिए समझते हैं। एक प्रयोग, कार वाला किस्सा। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। आपने तय किया कि आप होंडा सिटी लेंगे। अब क्या होता है? अचानक आपको सड़क पर होंडा सिटी हर जगह दिखने लगती है। पहले कभी दिखती नहीं थी, अब हर मोड़ पर दिखती है। क्या होंडा सिटी की संख्या बढ़ गई? नहीं। क्या बदला? आपका ध्यान। आपका दिमाग अब होंडा सिटी पर फोकस कर रहा है। ये है रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS, हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो तय करता है कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं। ये हर सेकंड लाखों सूचनाओं में से उन्हें चुनता है जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। एडन स्टॉर्म कहते हैं, आपकी सोच आपके दिमाग का फिल्टर है। जैसी सोच वैसा फिल्टर। नकारात्मक सोच नकारात्मक चीजें दिखाती है, सकारात्मक सोच सकारात्मक चीजें दिखाती है। अगर आप सोचते हैं दुनिया खराब है तो आपका दिमाग हर जगह खराबी ढूंढेगा। अगर आप सोचते हैं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो आपका दिमाग अच्छे लोगों को देखेगा। दुनिया एक जैसी है, बदलता है आपका फिल्टर। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सोच कैसे असलियत बनती है। एक और बहुत बड़ा कनेक्शन है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी आप जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए नहीं कि कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी सोच आपके एक्शन को कंट्रोल करती है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपको कल एक इंटरव्यू देना है। आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। ये सोच क्या करेगी? आप तैयारी ठीक से नहीं करोगे, क्योंकि फेल होना है तो तैयारी क्यों करें। आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाओगे क्योंकि डर लगेगा। आप गलतियां करोगे क्योंकि पहले से ही घबराए हुए हो, और अंत में आप फेल हो जाओगे और फिर कहोगे देखा मैंने कहा था। अब दूसरा तरीका, आप सोचते हो मैं अपनी बेस्ट दूंगा, रिजल्ट जो होगा देखेंगे। ये सोच क्या करेगी? आप तैयारी करोगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे, शांत रहोगे और पास होने के चांस बढ़ जाएंगे।
दोनों ही मामलों में आपकी सोच ने आपके एक्शन को कंट्रोल किया और एक्शन ने रिजल्ट बनाया। ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपकी सोच आपकी असलियत बन जाती है, इसलिए नहीं कि सोच में जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि सोच आपके काम को बदल देती है। प्लेसीबो इफेक्ट, सोच का शरीर पर असर। एडन स्टॉर्म एक और हैरान करने वाला सच बताते हैं, प्लेसीबो इफेक्ट। ये दिखाता है कि हमारी सोच हमारे शरीर को भी बदल सकती है। एक स्टडी में डॉक्टरों ने मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को असली दर्द की दवा दी गई, दूसरे ग्रुप को शक्कर की गोली दी गई, लेकिन बताया गया कि ये दर्द की दवा है। क्या हुआ? शक्कर की गोली खाने वाले ग्रुप में भी 30-40% मरीजों का दर्द कम हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि दवा काम करेगी। ये है सोच का शरीर पर असर। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर पॉजिटिव केमिकल रिलीज करता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक केमिकल। सोच सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये पूरे शरीर में फैल जाती है। सकारात्मक सोचने वाले दुनिया को कैसे देखते हैं? एडन स्टॉर्म कहते हैं, सकारात्मक सोचने वाले लोग दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। वो मुश्किल में भी मौका ढूंढते हैं, वो असफलता में भी सीख ढूंढते हैं, वो लोगों में भी अच्छाई ढूंढते हैं। ये इसलिए नहीं कि उनकी दुनिया अलग है, दुनिया एक जैसी है, फर्क है उनके फिल्टर में। उनका दिमाग सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करता है, और जितना ज़्यादा वो सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करते हैं, उतना ही उनका दिमाग उन चीज़ों को और ज़्यादा देखने लगता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। नकारात्मक सोचने वालों के साथ उल्टा होता है। उनका दिमाग नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करता है, और जितना ज़्यादा वो नकारात्मक चीज़ें देखते हैं, उतना ही उनका दिमाग और नकारात्मक चीज़ें ढूंढने लगता है। ये एक नेगेटिव साइकिल है। आपकी सोच किस साइकिल में है, ये आप पर निर्भर करता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से एक काम कीजिए, अपने फिल्टर को चेक करो। आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो? सुबह उठते ही क्या देखते हो? न्यूज़ की नेगेटिव खबरें या कुछ सकारात्मक? लोगों में क्या देखते हो? उनकी कमियां या उनकी अच्छाइयां? अपने अंदर क्या देखते हो? अपनी गलतियां या अपनी ताकत? याद रखो, आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी दुनिया वैसी दिखने लगती है। अगर ध्यान नकारात्मक पर है तो दुनिया नकारात्मक दिखेगी, अगर ध्यान सकारात्मक पर है तो दुनिया सकारात्मक दिखेगी। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है, इसलिए सोच को सही दिशा दो। अगले अध्याय में हम समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग कैसे बदल सकता है। चाहे आप कितने भी नकारात्मक क्यों ना हो, आप अपनी सोच बदल सकते हो। ये साइंस है, इमेजिनेशन नहीं। अध्याय 4, सकारात्मक सोच का साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पिछले 3 अध्यायों में हमने समझा कि सकारात्मक सोच क्या है, नकारात्मक सोच कहां से आती है और कैसे हमारी सोच हमारी रियलिटी बना देती है। अब हम बात करेंगे सबसे उम्मीद भरे टॉपिक की, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग बदल सकता है। चाहे आप कितने भी नकारात्मक क्यों ना हो, आप अपनी सोच को रीवायर कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, दिमाग बदलने का चमत्कार। जेन नाम की एक महिला थी, उसे 40 साल की उम्र में स्ट्रोक हुआ। उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा अब ये नहीं चल पाएगी, नहीं बोल पाएगी। जेन ने हार नहीं मानी। उसने रोज थेरेपी की, रोज छोटे छोटे कदम उठाए, पहले उंगली हिलाई, फिर हाथ, फिर बोलने की कोशिश की। धीरे धीरे 2 साल में वो चलने लगी, 3 साल में वो बोलने लगी। आज वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है। जेन का दिमाग डैमेज था, लेकिन उसके दिमाग ने नए रास्ते बना लिए। जो हिस्सा काम नहीं कर रहा था, उसकी जगह दूसरे हिस्सों ने काम करना सीख लिया। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एडन स्टॉर्म कहते हैं, अगर स्ट्रोक के बाद दिमाग नए रास्ते बना सकता है, तो आपका दिमाग भी नई सोच के नए रास्ते बना सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? आसान भाषा में समझें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका दिमाग बदल सकता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि दिमाग बचपन में बन जाता है और फिर वैसा ही रहता है, लेकिन अब पता चला ये गलत है। आपका दिमाग पूरी जिंदगी बदलता रहता है, हर दिन, हर पल, हर सोच के साथ। आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ती हैं। जब आप कुछ सोचते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता बनता है। जितना ज्यादा आप वही सोचते हो, उतना वो रास्ता पक्का होता जाता है। एडन स्टॉर्म इसे नदी के रास्ते से समझाते हैं। सोचिए, एक नदी है, वो एक ही रास्ते से बहती है। वो रास्ता गहरा हो गया है। अगर आप नदी का रास्ता बदलना चाहो तो क्या करोगे?
आप एक नया रास्ता खोदोगे और थोड़ा थोड़ा पानी उस तरफ मोड़ोगे। पहले पानी नहीं आएगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा डालोगे तो धीरे धीरे नया रास्ता बनेगा। बिल्कुल यही आपके दिमाग के साथ है। जितने साल से आप नकारात्मक सोच रहे हो, उसका रास्ता बहुत गहरा हो गया है। अब आपको नया रास्ता बनाना है, सकारात्मक सोच का, उम्मीद का, शांति का। पहले मुश्किल होगा, नया रास्ता कच्चा होगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा उस रास्ते पर सोचोगे तो धीरे धीरे वो पक्का हो जाएगा। कितना टाइम लगता है? ये सबसे कॉमन सवाल है। कितने दिन में मेरी सोच बदल जाएगी? एडन स्टॉर्म बताते हैं, रिसर्च के मुताबिक एक नई आदत बनने में 21 से 66 दिन लगते हैं, यानी 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक। ये हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग जल्दी बदलते हैं, कुछ को थोड़ा और वक्त लगता है। लेकिन एक बात पक्की है, कंसिस्टेंसी से काम होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करो। 10 मिनट रोज, 1 घंटा कभी कभी करने से बेहतर है। रोज का प्रैक्टिस दिमाग को सिग्नल देता है कि ये नया रास्ता जरूरी है, और धीरे धीरे नया रास्ता मजबूत होता जाता है, पुराना रास्ता कमजोर होता जाता है। यूज इट या लूज इट का नियम। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत जरूरी नियम है, यूज इट या लूज इट। यानी जिस रास्ते को आप यूज करोगे वो मजबूत होगा, जिसे इग्नोर करोगे वो कमजोर होगा। अगर आप रोज नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक सोच का रास्ता मजबूत होगा। अगर आप रोज सकारात्मक सोचने की कोशिश करोगे तो सकारात्मक सोच का रास्ता मजबूत होगा और नकारात्मक का रास्ता कमजोर होगा। ये एक्सरसाइज की तरह है। अगर आप रोज जिम जाओगे तो मसल्स मजबूत होंगी, अगर नहीं जाओगे तो कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही आपके दिमाग की न्यूरल पाथवेज हैं। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, आपकी सोच आपकी आदत है, आपकी पहचान नहीं। आपने नकारात्मक सोचना सीखा है, शायद बचपन में, शायद अनुभवों से, शायद माहौल से। लेकिन जो सीखा जा सकता है वो बदला भी जा सकता है। आज से एक नई आदत शुरू करो। एक छोटी सी सकारात्मक सोच को रोज दोहराओ, जैसे मैं काबिल हूं, या मैं हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता हूं, या मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें हो रही हैं। पहले ये सोच झूठ लगेगी क्योंकि पुराना रास्ता गहरा है, लेकिन रोज दोहराओ, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। धीरे धीरे ये नई सोच का रास्ता बनेगा और एक दिन तुम देखोगे कि ये सोच अब झूठ नहीं लगती, ये सच लगने लगी है। और तब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा दिमाग बदल गया है। अगले अध्याय में हम समझेंगे नकारात्मक सोच के 5 सबसे बड़े पैटर्न, वो तरीके जिनसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, और उन पैटर्न को पहचाने और बदलें। अध्याय 5, नकारात्मक सोच के 5 सबसे बड़े पैटर्न। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारा दिमाग बदल सकता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। अब हम समझेंगे उन पैटर्न को जिनसे हमारा दिमाग हमें नकारात्मक सोच में फंसाए रखता है। एडन स्टॉर्म इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, यानी सोच की गलतियां। तो चलिए समझते हैं नकारात्मक सोच के 5 सबसे बड़े पैटर्न। पैटर्न 1, कैटास्ट्रोफाइजिंग, राई का पहाड़ बनाना। यह है सबसे कॉमन पैटर्न। छोटी सी बात को लेकर बड़ी तबाही सोच लेना। सोचिए, आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया। अब क्या होता है? दिमाग कहता है वो नाराज है, उसने मुझसे दोस्ती तोड़ ली, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा मैसेज और दिमाग ने एक पूरी फिल्म बना दी, जबकि हो सकता है दोस्त सो रहा हो या फोन पर ना हो। एडन स्टॉर्म कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग में दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है और फिर उसी में जीने लगता है। ये पैटर्न एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की जड़ है। कैसे पहचाने? जब भी आप क्या होगा अगर वाले सवाल पूछने लगें और उसके जवाब डरावने हों, तो समझ जाइए कैटास्ट्रोफाइजिंग चल रही है। पैटर्न 2, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, सब या कुछ नहीं। ये पैटर्न है या तो सब अच्छा या सब बुरा, बीच में कुछ नहीं। अगर मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं तो मैं फेल हूं। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो मुझसे नफरत करता है। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ज्यादातर चीजें ग्रे एरिया में होती हैं। आप कुछ चीजों में सफल होते हो, कुछ में नहीं। कोई इंसान कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, ये नॉर्मल है। एडन स्टॉर्म कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हमें परफेक्शनिज्म की जेल में कैद कर देती है। हम खुद से इतनी उम्मीद रखते हैं कि कभी खुश नहीं हो पाते। कैसे पहचाने? जब आप हमेशा, कभी नहीं, सब, कुछ नहीं जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल करें तो समझ जाइए ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग चल रही है। पैटर्न 3, माइंड रीडिंग, दूसरों के मन की बात जानना।
ये पैटर्न है बिना पूछे दूसरों के मन की बात जान लेना। वो मुझसे नाराज है, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। हम दूसरों के मन की बात जानने का दावा करते हैं, लेकिन सच ये है हम नहीं जानते, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं। और वो अंदाजा अक्सर हमारी अपनी असुरक्षाओं से आता है, रियलिटी से नहीं। एडन स्टॉर्म कहते हैं, माइंड रीडिंग हमें ऐसे रिश्तों में उलझाए रखती है जहां समस्या असली नहीं काल्पनिक होती है। कैसे पहचाने? जब आप ये सोचें कि वो सोच रहा है बिना पूछे, तो समझ जाइए माइंड रीडिंग चल रही है। पैटर्न 4, पर्सनलाइजेशन, हर चीज को अपने ऊपर लेना। ये पैटर्न है हर चीज को अपने से जोड़ लेना। बॉस का मूड खराब है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। दोस्त ने फोन नहीं उठाया, वो मुझसे नाराज है। बारिश हो रही है, मेरी किस्मत ही खराब है। हर चीज हमारी वजह से नहीं होती, दूसरे लोगों की अपनी लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम है। बॉस का मूड खराब हो सकता है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है। दोस्त ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो मीटिंग में था। बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा है। एडन स्टॉर्म कहते हैं, पर्सनलाइजेशन हमें अनावश्यक गिल्ट और शेम में डुबो देता है। हम उन चीजों की जिम्मेदारी ले लेते हैं जो हमारी नहीं है। कैसे पहचाने? जब आप ये सोचें कि मेरी वजह से ऐसा हुआ बिना सबूत के, तो समझ जाइए पर्सनलाइजेशन चल रही है। पैटर्न 5, फिल्टरिंग, सिर्फ नकारात्मक देखना। ये पैटर्न है सारी अच्छी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ एक नकारात्मक चीज पर फोकस करना। आपको 10 लोगों से तारीफ मिली, एक से आलोचना मिली, आप पूरे दिन सिर्फ उस एक आलोचना के बारे में सोचते रहते हो। आपकी जिंदगी में 100 अच्छी चीजें हैं, एक प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उस एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हो। एडन स्टॉर्म कहते हैं, फिल्टरिंग हमें अच्छी चीजों को देखने ही नहीं देती, हम अपनी आंखों पर नकारात्मकता का फिल्टर लगा लेते हैं। कैसे पहचाने? जब आप सिर्फ वही देखें जो गलत है और जो सही है वो दिखे ही नहीं, तो समझ जाइए फिल्टरिंग चल रही है। आज से क्या करें? दोस्तों, ये 5 पैटर्न हमारी नकारात्मक सोच की जड़ है। आज से इन्हें पहचानना शुरू करो। जब भी नकारात्मक सोच आए, पूछो, ये कौन सा पैटर्न है? कैटास्ट्रोफाइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, माइंड रीडिंग, पर्सनलाइजेशन, फिल्टरिंग। जब तुम पैटर्न पहचान लोगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सोच नहीं, ये पैटर्न है, और पैटर्न को बदला जा सकता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग का जाल, कैसे हम एक ही बात को बार बार सोचकर अपना दिमाग थका लेते हैं और उससे कैसे बाहर निकलें। अध्याय 6, ओवर थिंकिंग का जाल, कैसे निकले। पिछले अध्याय में हमने समझा नकारात्मक सोच के 5 सबसे बड़े पैटर्न। अब हम बात करेंगे उस समस्या की जो इन सभी पैटर्न को और बढ़ा देती है, ओवर थिंकिंग। एक ही बात को बार बार सोचना, घंटों, दिनों, हफ्तों तक, और फिर भी कोई हल नहीं निकलता। तो चलिए समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इससे बाहर कैसे निकलें। एक कहानी, ऋतु का ओवर थिंकिंग का सफर। ऋतु नाम की एक लड़की थी। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उससे कहा, ऋतु, कल की प्रेजेंटेशन में थोड़ा और ध्यान देना। बस इतना सा कहा, लेकिन ऋतु के दिमाग में क्या चल रहा था? वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, बॉस ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैंने कुछ गलत किया? शायद उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैं इस कंपनी में क्यों रहूं? अगर नौकरी छोड़ दी तो कहां जाऊंगी? अगर नई नौकरी नहीं मिली तो? दोस्तों, बॉस ने सिर्फ 5 सेकंड की एक बात कही थी और ऋतु ने उस पर 5 घंटे की फिल्म बना ली। फिल्म का टाइटल था मेरी जिंदगी की तबाही। यही है ओवर थिंकिंग, छोटी सी बात को लेकर बड़ी कहानी बना लेना और फिर उस कहानी में खो जाना। ओवर थिंकिंग क्या है? एडन स्टॉर्म बताते हैं, ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का एक गलत तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जब कोई प्रॉब्लम आती है, दिमाग सोचता है अगर मैं इसके बारे में और सोचूं तो हल मिल जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा सोचते हो उतना उलझते हो, हल दूर होता जाता है। ओवर थिंकिंग 2 तरह की होती है। रुमिनेशन, अतीत की बातों को बार बार सोचना, मैंने उस दिन ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ऐसा किया होता। वरिंग, भविष्य की चिंता करना, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। दोनों ही बेकार है। अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन हम अपना वर्तमान इन्हीं में लगा देते हैं। ओवर थिंकिंग का चक्र, कैसे फंसते हैं? ओवर थिंकिंग एक चक्र है जिसमें फंसना बहुत आसान है। समझिए, एक विचार आता है, शायद मैंने गलत कहा। अब आप उस विचार पर ध्यान देते हो, वो विचार और मजबूत हो जाता है।
अब आप चिंता करने लगते हो। चिंता से शरीर में तनाव होता है, दिल तेज, सांसें तेज। ये शारीरिक लक्षण दिमाग को सिग्नल देते हैं कि कुछ गलत है, और दिमाग फिर से सोचने लगता है क्या गलत है, और चक्र चलता रहता है। रितु के साथ यही हुआ। एक छोटी सी बात ने उसके दिमाग में एक चक्र शुरू कर दिया और वो उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाई। एडन स्टॉर्म कहते हैं, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा झांसा ये है कि हमें लगता है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ प्रॉब्लम को बार बार दोहरा रहे हैं। प्रोडक्टिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क। हर सोच बुरी नहीं होती, कुछ सोच ज़रूरी होती है, जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, समस्या का हल ढूंढना। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव थिंकिंग। फ़र्क क्या है? प्रोडक्टिव थिंकिंग आप सोचते हो, एक्शन लेते हो, रिजल्ट देखते हो, आगे बढ़ते हो। ओवर थिंकिंग आप सोचते हो और सोचते हो और सोचते हो, एक्शन नहीं लेते, उलझे रहते हो। प्रोडक्टिव थिंकिंग का एक टाइम लिमिट होता है, ओवर थिंकिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं, घंटों दिनों चल सकती है। एडन स्टॉर्म कहते हैं, अगर 15 मिनट सोचने के बाद कोई हल नहीं निकला तो और सोचने से भी नहीं निकलेगा। उसके बाद की सोच ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के तरीके। एडन स्टॉर्म कुछ आसान टेक्निक्स बताते हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टॉप टेक्निक। जब पता चले कि ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, मन ही मन जोर से कहो स्टॉप या रुको। ये एक ब्रेक है, दिमाग को रोकना जरूरी है, वरना वो चलता ही जाता है। टेक्निक नंबर 2, 5 4 3 2 1, ग्राउंडिंग। ओवर थिंकिंग में दिमाग कहीं और उड़ जाता है, उसे वापस लाने के लिए 5 चीजें देखो जो तुम देख सकते हो, 4 चीजें छुओ जो तुम छू सकते हो, 3 चीजें सुनो जो तुम सुन सकते हो, 2 चीजें सूंघो जो तुम सूंघ सकते हो, 1 चीज चखो जो तुम चख सकते हो। ये एक्सरसाइज दिमाग को यहाँ और अभी मिलाती है, और जब दिमाग यहाँ है तो ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती। टेक्निक नंबर 3, थॉट शेड्यूलिंग। ओवर थिंकिंग को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, इसलिए उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर दो। कहो कि मैं इस बारे में शाम 5 से 5:30 बजे तक सोचूंगा, उससे पहले नहीं। जब वो टाइम आए तो बैठकर सोचो, लेकिन टाइम खत्म होते ही उठ जाओ। ये तरीका दिमाग को डिसिप्लिन सिखाता है। टेक्निक नंबर 4, लिख कर निकालो। जो सोच रहे हो उसे कागज पर लिख डालो। लिखने से दिमाग हल्का हो जाता है, और जब लिख दिया तो अब उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, पहचानो ये सोच प्रोडक्टिव है या ओवर थिंकिंग। अगर 15 मिनट से ज्यादा हो गई तो ये ओवर थिंकिंग है। अब स्टॉप बोलो, ग्राउंडिंग करो, शेड्यूल करो, लिखो। याद रखो, ओवर थिंकिंग से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है और नई प्रॉब्लम बनती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सेल्फ टॉक की, वो आवाज़ जो हमारे अंदर हर वक्त चलती रहती है। कैसे ये आवाज़ हमें नकारात्मक बनाती है और कैसे हम इसे बदल सकते हैं। अध्याय 7, सेल्फ टॉक, आपकी आंतरिक आवाज। पिछले अध्याय में हमने समझा ओवर थिंकिंग के जाल को। अब हम बात करेंगे उस आवाज की जो हमारे अंदर हर वक्त चलती रहती है, सेल्फ टॉक। वो आवाज जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, और सबसे जरूरी, कैसे हम इस आवाज को बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 2 आवाजें। सोचिए, आपके अंदर 2 लोग रहते हैं। एक है कठोर आलोचक, जो हर वक्त आपको बताता है कि आप कितने बुरे हो, कितने असफल हो, कितने कमजोर हो। दूसरा है दयालु मित्र, जो आपको समझता है, आपकी गलतियों को माफ करता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये दोनों आवाजें आपके अंदर ही हैं। सवाल ये है, आप किसकी सुनते हो? एडन स्टॉर्म बताते हैं, हम में से ज्यादातर लोग कठोर आलोचक की सुनते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो आवाज इतनी परिचित हो गई है कि हम उसे अपनी असली आवाज समझ बैठते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसी होती है? ये वो आवाज है जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काबिल नहीं हो, देख लेना तुम फेल हो जाओगे, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम बदसूरत हो, तुम बेवकूफ हो। ये आवाज हर वक्त चलती रहती है। सुबह उठते ही, आज फिर दिन खराब होगा, ऑफिस जाते वक्त, आज फिर गलती होगी, शाम को, देखा तुमसे कुछ नहीं होता। ये आवाज इतनी ताकतवर है कि हम उस पर यकीन करने लगते हैं, और जब हम यकीन कर लेते हैं तो वैसा होने लगता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ये आवाज कहां से आती है? एडन स्टॉर्म बताते हैं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कहीं से आई है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमने कहीं से सीखी है। शायद बचपन में किसी ने हमसे कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा।
शायद माँ बाप ने कभी गुस्से में कह दिया, शायद टीचर ने कहा, शायद दोस्तों ने मजाक में कहा, और वो बात हमारे दिमाग में बैठ गई। अब वो बात हम खुद से कहने लगे हैं। एडन स्टॉर्म कहते हैं, आपकी आंतरिक आवाज आपके अतीत की आवाजों का संग्रह है। जिसने भी आपसे कभी कुछ कहा वो सब आपके अंदर जमा है और अब आप खुद उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो। सेल्फ टॉक कैसे बदले? अच्छी खबर यह है, सेल्फ टॉक बदली जा सकती है। ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। पहला कदम, पहचानो। जब भी कोई नेगेटिव आवाज आए उसे पहचानो। कहो, ये मेरी आलोचक आवाज है, ये मेरी असली आवाज नहीं है। बस पहचान लेना ही आधी लड़ाई है। दूसरा कदम, सवाल करो। उस आवाज से सवाल करो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करूंगा? ये सवाल उस आवाज की ताकत कम कर देते हैं। तीसरा कदम, बदलो। अब उस आवाज को बदलो। अगर वो कहती है तुमसे नहीं होगा, तो तुम कहो, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, मैं कोशिश करूंगा। अगर वो कहती है तुम काबिल नहीं हो, तो तुम कहो, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं और सीख सकता हूं। चौथा चरण, दोहराओ। नई आवाज को बार बार दोहराओ। पहले ये झूठ लगेगी, लेकिन जितना दोहराओगे उतना ये सच लगने लगेगी और एक दिन ये तुम्हारी डिफॉल्ट आवाज बन जाएगी। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करो। एडन स्टॉर्म एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। सोचो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फेल हो जाए तो तुम उससे क्या कहोगे? क्या कहोगे, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो? नहीं, तुम कहोगे, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत की थी। तो अपने आप से भी वैसे ही बात करो। जब तुम फेल हो जाओ तो खुद से कहो, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, अगली बार और बेहतर करोगे। जब तुम गलती करो तो कहो, गलती होती है, इससे सीखो और आगे बढ़ो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से एक काम कीजिए। एक दिन के लिए अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। तुम अपने आप से क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, किस आवाज में? शाम को लिखो, आज मैंने खुद से क्या क्या कहा, कितनी बार आलोचना की, कितनी बार हिम्मत दी। फिर कल से बदलना शुरू करो। हर बार जब नेगेटिव आवाज आए उसे पहचानो, सवाल करो, बदलो, दोहराओ। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी आंतरिक आवाज बदल रही है और जैसे जैसे आवाज बदलेगी तुम बदलोगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच के कनेक्शन की, कैसे ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं और कैसे इस चक्र को तोड़ें। अध्याय 8, एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच। पिछले अध्याय में हमने समझा सेल्फ टॉक को, अपने अंदर की उस आवाज को। अब हम बात करेंगे दो बड़ी समस्याओं के कनेक्शन की, एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच। ये दोनों एक दूसरे को कैसे फीड करते हैं और कैसे इस चक्र को तोड़ें। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, नेहा का पैनिक अटैक। नेहा एक यंग प्रोफेशनल थी। एक दिन ऑफिस में उसकी छाती में दर्द हुआ, दिल तेज धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसे लगा दिल का दौरा पड़ रहा है। वो डर गई, अस्पताल भागी। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, सब नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा ये पैनिक अटैक था, एंग्जाइटी के कारण। नेहा को समझ नहीं आया, उसकी जिंदगी में सब ठीक था तो एंग्जाइटी क्यों? लेकिन अगले कुछ महीनों में वो हर छोटी बात पर डरने लगी। थोड़ा सा दिल तेज धड़के, शायद फिर से अटैक आ रहा है। थोड़ी सी सांस तेज हो, शायद कुछ गलत है। उसकी नकारात्मक सोच, कुछ गलत होने वाला है, उसकी एंग्जाइटी को और बढ़ा रही थी और एंग्जाइटी उसकी नकारात्मक सोच को और बढ़ा रही थी। ये है एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच का चक्र। एंग्जाइटी क्या है? एडन स्टॉर्म बताते हैं, एंग्जाइटी हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है। जब खतरा होता है दिमाग अलार्म बजाता है, दिल तेज, सांसें तेज, मसल्स टाइट, ये सब शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये अलार्म बिना खतरे के बजने लगता है। जब आप मीटिंग में बोलने वाले हों और दिमाग कहे खतरा, जब आप नए लोगों से मिलने वाले हों और दिमाग कहे खतरा। ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नकारात्मक सोच और एंग्जाइटी का चक्र, ये दोनों एक दूसरे को कैसे फीड करते हैं समझिए। पहला स्टेप, एक नकारात्मक विचार आता है, कल प्रेजेंटेशन में क्या होगा। दूसरा स्टेप, ये विचार एंग्जाइटी पैदा करता है, दिल तेज, सांसें तेज। तीसरा स्टेप, ये शारीरिक लक्षण दिमाग को सिग्नल देते हैं कुछ गलत है। चौथा स्टेप, दिमाग और नकारात्मक विचार बनाता है, देखो मैं डर रहा हूं, जरूर कुछ गलत होगा। पांचवा स्टेप, एंग्जाइटी और बढ़ जाती है।
छठा स्टेप और चक्र चलता रहता है। नेहा के साथ यही हुआ। एक बार पैनिक अटैक आया, उसके दिमाग ने उस अनुभव को याद रख लिया। अब जब भी दिल तेज धड़कता, दिमाग कहता फिर से अटैक आ रहा है। ये नकारात्मक सोच एंजाइटी को बढ़ाती और एंजाइटी और नकारात्मक सोच को, एक विशियस साइकिल। चक्र को कैसे तोड़ें? एडन स्टॉर्म बताते हैं, इस चक्र को तोड़ने के लिए दोनों स्तरों पर काम करना होगा, शरीर पर और सोच पर। शरीर के स्तर पर एंजाइटी को शांत करना, डीप ब्रीदिंग। जब एंजाइटी आए, धीरे धीरे गहरी सांस लो। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर, 3-4 बार करो। इससे शरीर को सिग्नल मिलता है सब ठीक है। ग्राउंडिंग 5 4 3 2 1 करो। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज चखो। इससे दिमाग डर से बाहर आता है। सोच के स्तर पर नकारात्मक सोच को बदलना, थॉट्स को चैलेंज करो। क्या सच में कुछ गलत होने वाला है? इसका सबूत क्या है? क्या मैं पहले भी ऐसी सिचुएशन से निकला हूं? सो व्हाट मेथड? अगर प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो क्या हुआ? बॉस बुरा मानेंगे तो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए तो क्या हुआ? जिंदगी चलेगी। रीफ्रेमिंग, मैं डर रहा हूं को मेरा शरीर मुझे अलर्ट कर रहा है, मैं बदलो। कुछ गलत होगा को मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, मैं बदलो। एंजाइटी फर्स्ट एड किट। एडन स्टॉर्म सलाह देते हैं, अपनी एक एंजाइटी फर्स्ट एड किट बनाओ। एक छोटी डायरी या नोटपैड, उसमें लिखो वो टेक्निक्स जो तुम्हारे लिए काम करती हैं, ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग आदि। वो एफर्मेशंस जो तुम्हें शांत करती हैं, ये बीत जाएगा, मैं सुरक्षित हूं। किसी दोस्त का नंबर जिससे बात कर सकते हो। जब भी एंजाइटी आए, ये किट निकालो, टेक्निक्स करो, एफर्मेशंस दोहराओ, दोस्त से बात करो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, एंजाइटी और नकारात्मक सोच एक दूसरे को फीड करते हैं, लेकिन तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। शरीर को शांत करो, सोच को चैलेंज करो, दोनों स्तरों पर काम करो। और याद रखो, एंजाइटी तुम्हें मार नहीं सकती, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का झूठा अलार्म है। तुम सुरक्षित हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की 7 रोजाना आदतें जो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना देंगी। अध्याय 9, सकारात्मक सोच की 7 रोजाना आदतें। पिछले अध्यायों में हमने समझा कि नकारात्मक सोच कहां से आती है और कैसे वो एंजाइटी को बढ़ाती है। अब हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की 7 रोजाना आदतें जो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना देंगी। एडन स्टॉर्म कहते हैं, सकारात्मक सोच कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये रोज की आदतों से बनती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को सकारात्मक रखने के लिए रोज ये आदतें करनी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 आदतें। आदत 1, सुबह की कृतज्ञता। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले 2 मिनट अपने लिए लो। सोचो उन 3 चीजों के बारे में जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटी चीजें भी चलेंगी। आज नया दिन मिला, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास छत है, मेरे परिवार में प्यार है। ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिन की शुरुआत सकारात्मक नोट पर करती है, और जैसे जैसे तुम ये करोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप अच्छी चीजें ढूंढने लगेगा। आदत 2, इंटेंशन सेट करना। सुबह तय करो, आज तुम कैसा महसूस करना चाहते हो, आज तुम क्या बनना चाहते हो। आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं धैर्य रखूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा। ये इंटेंशन तुम्हें दिशा देती है। बिना इंटेंशन के दिन बस बीत जाता है। इंटेंशन के साथ तुम जानते हो कि कहां जाना है। आदत 3, पॉजिटिव इनपुट। तुम जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो सब तुम्हारी सोच बनाता है। अगर तुम रोज नेगेटिव न्यूज़ देखोगे तो सोच नेगेटिव होगी। अगर तुम रोज पॉजिटिव कंटेंट पढ़ोगे तो सोच पॉजिटिव होगी। तय करो, सुबह के पहले 30 मिनट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस पॉजिटिव किताब, पॉजिटिव पॉडकास्ट या शांति। आदत 4, थॉट लॉगिंग। दिन में एक बार अपने थॉट्स को लिखो। क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, कौन सा नकारात्मक पैटर्न आया। लिखने से तुम अपनी सोच के पैटर्न को पहचान पाते हो, और जब पैटर्न पता चल जाता है तो उसे बदलना आसान हो जाता है। आदत 5, रीफ्रेमिंग प्रैक्टिस। दिन में एक बार एक नकारात्मक सिचुएशन लो और उसे रीफ्रेम करो। ट्रैफिक में फंस गया को मुझे 30 मिनट मिल गए गाना सुनने के लिए, बॉस ने डांट दिया को उन्होंने मुझे सुधारने का मौका दिया। ये आदत तुम्हारे दिमाग को सिखाती है हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढना।
आदत 6, शाम की समीक्षा। सोने से पहले 5 मिनट लो। दिन भर में क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, क्या गलत हुआ, कल क्या बेहतर कर सकते हो। ये समीक्षा तुम्हें दिन को प्रोसेस करने में मदद करती है और अगले दिन के लिए तैयार करती है। आदत 7, नींद का ध्यान। नींद और सोच का गहरा कनेक्शन है। जब नींद कम होती है तो नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करो, कमरा डार्क और कूल रखो। एक आदत से शुरुआत करो। एडन स्टॉर्म कहते हैं, एक साथ 7 आदतें अपनाने की कोशिश मत करो, तुम थक जाओगे और छोड़ दोगे। एक आदत से शुरुआत करो। 21 दिन तक सिर्फ वो एक आदत करो, फिर दूसरी जोड़ो। जैसे पहले 21 दिन सिर्फ सुबह की कृतज्ञता करो, फिर 21 दिन सुबह की कृतज्ञता प्लस इंटेंशन सेटिंग। धीरे धीरे सारी आदतें जुड़ती जाएंगी। दोस्तों, आज से ये 7 आदतें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन शुरुआत एक से करो। कल सुबह उठकर फोन मत उठाना, 2 मिनट बैठो, 3 चीजों के लिए आभारी हो जाओ, बस इतना। 21 दिन तक ये करो, फिर देखना तुम्हारी सोच कैसे बदल रही है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की, सकारात्मक सोच का सबसे पावरफुल टूल। कैसे कृतज्ञता तुम्हारे दिमाग को रीवायर कर सकती है। अध्याय 10, ग्रैटिट्यूड, सकारात्मक सोच का सबसे पावरफुल टूल। पिछले अध्याय में हमने सकारात्मक सोच की 7 आदतें सीखी। अब हम उनमें से सबसे पावरफुल आदत पर गहराई से बात करेंगे, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो है उसकी कद्र करना, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करना। तो चलिए समझते हैं कृतज्ञता क्यों इतनी पावरफुल है और कैसे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक कहानी, जूतों वाला आदमी। एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता रहता था। उसके पास पुराने जूते थे, उनमें छेद हो गए थे। वो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास अच्छे जूते भी नहीं। एक दिन वो किसी काम से गांव गया। वहां उसने एक आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। वो आदमी ठेले पर बैठा था, हाथों से ठेला चला रहा था, मुस्कुरा रहा था। पहले वाले आदमी को समझ आ गया, उसके पास जूते थे, भले ही पुराने, उसके पैर थे जो काम कर रहे थे। उसने सोचा, मैं शिकायत कर रहा था जबकि मेरे पास इतना कुछ है। ये कहानी हमें सिखाती है, हम अक्सर उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है वो हमें दिखता ही नहीं। ग्रैटिट्यूड का साइंस। एडन स्टॉर्म बताते हैं, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये खुशी के हार्मोन हैं। साथ ही कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम हो जाता है। यानी कृतज्ञता सच में हमें खुश और शांत बनाती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज कृतज्ञता प्रैक्टिस करते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है, उनका स्ट्रेस कम होता है, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। ये सब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये असली बदलाव है। ग्रैटिट्यूड और नकारात्मकता एक साथ नहीं रह सकते। एडन स्टॉर्म कहते हैं, ग्रैटिट्यूड और नकारात्मकता एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो तुम्हारे पास हैं। नकारात्मकता तब आती है जब दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो नहीं है। ये 2 अलग फोकस हैं, तुम चुन सकते हो कि किस पर फोकस करना है। अगर तुम हर दिन 5 मिनट कृतज्ञता पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से अच्छी चीजें ढूंढने लगेगा और नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के तरीके। एडन स्टॉर्म कुछ आसान तरीके बताते हैं। तरीका 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटी चीजें भी चलेंगी। आज धूप अच्छी थी, आज दोस्त ने फोन किया, आज खाना अच्छा बना, बस 3 चीजें। तरीका 2, ग्रैटिट्यूड रिप्लेसमेंट। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे कृतज्ञता के विचार से बदल दो। नकारात्मक, आज बहुत काम था, थक गया। रिप्लेसमेंट, मैं आभारी हूं कि मेरे पास काम है। तरीका 3, ग्रैटिट्यूड वॉक। रोज 10 मिनट की वॉक पर जाओ। वॉक करते वक्त जो भी दिखे उसकी कृतज्ञता महसूस करो। सूरज दिखे, आभारी हो कि सूरज है। पेड़ दिखे, आभारी हो कि पेड़ है। सांस आ रही है, आभारी हो कि सांस आ रही है। तरीका 4, ग्रैटिट्यूड विजिट। किसी एक इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाला हो। उसके लिए एक लेटर लिखो, उससे मिलो और लेटर पढ़कर सुनाओ। ये अनुभव बहुत पावरफुल होता है। तरीका 5, खाने से पहले कृतज्ञता। खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुको, सोचो ये खाना तुम तक कैसे पहुंचा, किसकी मेहनत लगी। इससे खाने की वैल्यू बढ़ जाती है। आज से क्या करें?
दोस्तों, आज से ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सबसे आसान तरीका ग्रैटिट्यूड जर्नल। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 21 दिन तक ये करो, फिर देखना तुम्हारी सोच कैसे बदल रही है। तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा खुश हो, ज्यादा सकारात्मक हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे रीफ्रेमिंग की। हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना, कैसे नकारात्मक सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदला जा सकता है। अध्याय 11 रीफ्रेमिंग, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना। पिछले अध्याय में हमने ग्रैटिट्यूड की ताकत समझी। अब हम बात करेंगे एक और पावरफुल टूल की, रीफ्रेमिंग, यानी किसी भी सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना। कैसे मुश्किल में भी मौका देखा जाए, कैसे कचरे में भी गिफ्ट ढूंढा जाए। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 2 जूता विक्रेता। ये कहानी बहुत मशहूर है। 2 जूता विक्रेता अफ्रीका गए। वहां के लोग जूता नहीं पहनते थे। पहले विक्रेता ने देखा और सोचा, यहां कोई जूता नहीं पहनता, मेरा यहां कुछ नहीं बिकेगा। वो निराश होकर वापस चला गया। दूसरे विक्रेता ने देखा और सोचा, यहां कोई जूता नहीं पहनता, इसका मतलब यहां बहुत बड़ा मार्केट है, सबको जूता पहनाया जा सकता है। वो उत्साहित होकर वापस गया और बड़े ऑर्डर लेकर आया। देखा, एक ही सिचुएशन, 2 अलग नजरिए। एक ने प्रॉब्लम देखी, दूसरे ने अवसर। यही है रीफ्रेमिंग। एडन स्टॉर्म कहते हैं, जिंदगी में 10% होता है जो हमारे साथ होता है और 90% होता है हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी सिचुएशन उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने रखता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। रीफ्रेमिंग क्या है? रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को जानबूझकर एक नए नजरिए से देखना। जैसे एक ही पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग दिखती है, वैसे ही एक ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखने पर अलग दिखती है। और हम वो नजरिया चुन सकते हैं जो हमें सशक्त बनाए, कमजोर न करे। रीफ्रेमिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ अवसर भी है। तुम दोनों देख सकते हो। अगर सिर्फ प्रॉब्लम देखोगे तो निराश हो जाओगे, अगर अवसर भी देखोगे तो आगे बढ़ सकोगे। रीफ्रेमिंग के उदाहरण, आइए कुछ कॉमन सिचुएशन को रीफ्रेम करके देखते हैं। सिचुएशन, नौकरी चली गई। सामान्य नजरिया, मैं फेल हूं, मेरी जिंदगी खत्म। रीफ्रेम, भगवान ने मुझे नए रास्ते दिखाने के लिए पुराना रास्ता बंद किया, शायद यहां से बेहतर अवसर मिलने वाला है। सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया। सामान्य नजरिया, मैं अकेला रह गया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। रीफ्रेम, जो रिश्ता मेरा नहीं था वो चला गया, अब सही रिश्ते के लिए जगह बनी, मैंने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा। सिचुएशन, प्रोजेक्ट फेल हो गया। सामान्य नजरिया, सारी मेहनत बेकार गई, मैं काबिल नहीं हूं। रीफ्रेम, मैंने ये अनुभव लिया, मैंने सीखा कि क्या गलत किया, अगली बार वो गलती नहीं करूंगा। ये फेलियर मुझे सफल बनाने का स्टेप है। सिचुएशन, बीमार पड़ गए। सामान्य नजरिया, भगवान को क्या था जो ये दिया, मेरी जिंदगी रुक गई। रीफ्रेम, भगवान ने मुझे आराम करने का मौका दिया, इतने दिनों से मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया था, अब कुछ दिन अपने लिए हैं। रीफ्रेमिंग के 3 स्टेप। एडन स्टॉर्म रीफ्रेमिंग के लिए 3 स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, नकारात्मक को स्वीकार करो। पहले ये मानो कि सिचुएशन मुश्किल है, दुख है, दर्द है, उसे दबाओ मत, कहो हाँ ये मुश्किल है। स्टेप 2, सशक्त सवाल पूछो। अब अपने आप से पूछो कि इस सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है, ये मुझे क्या सिखा रही है, मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं। स्टेप 3, नया नजरिया चुनो। अब जो सीख मिली उसे लो, उस नए नजरिए को चुनो। कहो ये मुश्किल है लेकिन मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। एट लीस्ट वाला जादू। रीफ्रेमिंग का एक बहुत आसान तरीका है एट लीस्ट, यानी कम से कम वाला सोचना। मेरा पर्स खो गया, एटलीस्ट मेरे पास फोन था। मेरा एक्सीडेंट हो गया, एटलीस्ट मैं जिंदा हूं। मेरा ब्रेकअप हो गया, एटलीस्ट मैंने सच्चा प्यार सीखा। एटलीस्ट तुम्हें कृतज्ञता की तरफ ले जाता है और कृतज्ञता में नकारात्मकता नहीं रहती। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से रीफ्रेमिंग को प्रैक्टिस करो। हर मुश्किल सिचुएशन में 3 स्टेप फॉलो करो। स्वीकार करो, सवाल पूछो, नया नजरिया चुनो और एटलीस्ट वाला सोचना शुरू करो। याद रखो, एक ही सिचुएशन को तुम प्रॉब्लम की तरह देख सकते हो या अवसर की तरह। फर्क सिर्फ तुम्हारे नजरिए का है और नजरिया बदलना तुम्हारे हाथ में है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एफर्मेशंस की, पॉजिटिव सोच की प्रोग्रामिंग की, कैसे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तुम्हारे दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। अध्याय 12 एफर्मेशंस, पॉजिटिव सोच की प्रोग्रामिंग। पिछले अध्याय में हमने रीफ्रेमिंग सीखी, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना।
अब हम बात करेंगे एक और पावरफुल टूल की, एफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, एथलीट का विश्वास। एक एथलीट था, वो हर दिन सुबह उठकर आईने के सामने खड़ा होता और कहता, मैं चैंपियन हूं, मैं जीतूंगा, मैं सबसे अच्छा हूं। लोगों को ये अजीब लगता, कुछ लोग कहते ये तो झूठ बोल रहा है, अभी तो ये चैंपियन नहीं है। लेकिन वो एथलीट रोज ये कहता रहा। उसने कड़ी मेहनत की और एक दिन वो सच में चैंपियन बन गया। तब उससे पूछा गया, तुम रोज आईने के सामने क्या कहते थे? उसने कहा, मैं अपने दिमाग को बता रहा था कि मुझे कहाँ जाना है और मेरे दिमाग ने वहां पहुंचने के रास्ते बना दिए। ये है एफर्मेशंस का पावर। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो तुम अपने बारे में बार बार दोहराते हो, जैसे मैं काबिल हूं, मैं शांत हूं, मैं हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता हूं, मैं खुशी का लायक हूं। ये स्टेटमेंट्स अभी सच नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगता है और फिर ऐसे एक्शन लेने लगता है जो इन्हें सच बना दें। एडन स्टॉर्म कहते हैं, एफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है, जैसी प्रोग्रामिंग वैसा रिजल्ट। एफर्मेशंस कैसे काम करती हैं? एफर्मेशंस के पीछे साइंस है। जब तुम बार बार एक बात दोहराते हो तो तुम्हारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती हैं। पुरानी नकारात्मक पाथवे कमजोर होती जाती हैं, नई सकारात्मक पाथवे मजबूत होती जाती हैं। ये वही न्यूरोप्लास्टिसिटी है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एफर्मेशंस उस प्रक्रिया को तेज करती हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज एफर्मेशंस दोहराते हैं उनमें स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर होती है, वो ज्यादा सफल होते हैं। एफर्मेशंस कैसे बनाएं? एडन स्टॉर्म अच्छे एफर्मेशंस के लिए 5 नियम बताते हैं। नियम 1, प्रेजेंट टेंस में बोलो। मैं सफल हो जाऊंगा नहीं, मैं सफल हूं। दिमाग प्रेजेंट टेंस में सोचता है, हूं से वो मान लेता है कि ये पहले से है। नियम 2, पॉजिटिव भाषा में बोलो। मैं नकारात्मक नहीं हूं, नहीं, मैं सकारात्मक हूं। दिमाग नहीं शब्द को नहीं पहचानता। मैं नकारात्मक नहीं हूं का मतलब दिमाग समझता है मैं नकारात्मक हूं। नियम 3, विशिष्ट बनो। अच्छा हूं से बेहतर है मैं अपने काम में कुशल हूं। खुश हूं से बेहतर है मैं हर दिन कृतज्ञता महसूस करता हूं। नियम 4, यकीन करने लायक बनो। अगर तुम कहो मैं अरबपति हूं और तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो दिमाग यकीन नहीं करेगा। इसलिए ऐसी एफर्मेशंस बनाओ जो थोड़ी बढ़ी हुई हों लेकिन यकीन करने लायक हों। नियम 5, भावना के साथ बोलो। सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी चाहिए। जैसे मैं शांत हूं कहते वक्त शांति महसूस करो, जैसे मैं खुश हूं कहते वक्त खुशी महसूस करो। भावना के बिना एफर्मेशंस काम नहीं करती। एफर्मेशंस के उदाहरण ये हैं कुछ एफर्मेशंस जो तुम यूज कर सकते हो। मैं शांत और संतुलित हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं मुश्किलों से सीखता हूं और मजबूत बनता हूं, मैं खुशी और सफलता का लायक हूं, मैं अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करता हूं। इनमें से जो तुम्हें सूट करे उसे चुनो या अपने हिसाब से बनाओ। एफर्मेशंस कैसे यूज करें? एडन स्टॉर्म कुछ तरीके बताते हैं। तरीका 1, सुबह आईने के सामने। सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो, जोर से बोलो, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं, आज का दिन मेरा है। तरीका 2, लिख कर रखो। अपनी एफर्मेशंस को एक कागज पर लिखो जहां तुम रोज देख सको, बेड के पास, वॉशरूम के आईने पर, लैपटॉप पर। तरीका 3, रिकॉर्ड करो और सुनो। अपनी आवाज में एफर्मेशंस रिकॉर्ड करो, सुबह और शाम सुनो। तरीका 4, सोते वक्त। सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस को मन ही मन दोहराओ। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से 5 एफर्मेशंस बनाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। उन्हें लिखो और रोज दोहराओ, सुबह आईने के सामने, शाम को सोने से पहले। 21 दिन तक करो, फिर देखना तुम्हारी सोच कैसे बदल रही है। तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा सकारात्मक हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और रिलेशनशिप्स की, कैसे तुम्हारी सोच तुम्हारे रिश्तों को बदल देती है। अध्याय 13, पॉजिटिव थिंकिंग और रिलेशनशिप्स। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बनाया जाए।
अब हम बात करेंगे कि ये सकारात्मक सोच हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि सिर्फ अपने अंदर सकारात्मक होना काफी नहीं है, हमारे रिश्ते भी सकारात्मक होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, रजत और सीमा की शादी। रजत और सीमा की शादी को 5 साल हो गए थे। पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। सीमा सोचती वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। रजत सोचता वो हमेशा शिकायत करती है, मैं उसे खुश नहीं रख सकता। दोनों की सोच नकारात्मक हो गई थी और ये नकारात्मक सोच उनके रिश्ते को और खराब कर रही थी। एक दिन सीमा ने एक किताब पढ़ी, यही किताब, मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। उसने समझा कि उसकी सोच ही उसके रिश्ते को खराब कर रही है। उसने सोच बदलने का फैसला किया। उसने रजत की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी गलतियों पर नहीं। उसने उसकी तारीफ करना शुरू किया। उसने मान लिया कि रजत का इरादा अच्छा है, भले ही उसके तरीके अलग हों। धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। रजत ने भी सीमा को बदलते देखा, वो भी बदलने लगा। आज वो दोनों पहले से ज्यादा खुश हैं। सोच और रिश्तों का कनेक्शन। एडन स्टॉर्म बताते हैं, हमारी सोच हमारे रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम दूसरे में भी नकारात्मकता देखते हैं। हम मान लेते हैं कि उनका इरादा बुरा है। हम उनकी गलतियों पर फोकस करते हैं, अच्छाइयों पर नहीं। और फिर हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं, और दूसरा भी वैसा ही रिएक्ट करता है। ये एक नेगेटिव साइकिल है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम दूसरे में अच्छाई देखते हैं। हम मान लेते हैं कि उनका इरादा अच्छा है, हम उनकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं, और फिर हम वैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा भी वैसा ही रिएक्ट करता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। तुम चुन सकते हो कि किस साइकिल में रहना है। रिश्तों में पॉजिटिव थिंकिंग के 4 नियम। एडन स्टॉर्म रिश्तों में सकारात्मक सोच के लिए 4 नियम बताते हैं। नियम 1, पॉजिटिव इंटेंट मानो। जब कोई कुछ करता है तो मान लो कि उसका इरादा अच्छा है। हो सकता है तरीका सही ना हो, लेकिन इरादा अच्छा है। ये मान लेने से तुम गुस्सा नहीं होते, पहले समझने की कोशिश करते हो। नियम 2, तारीफ को आदत बनाओ। हर दिन अपने पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की एक तारीफ करो, छोटी से छोटी चीज के लिए। आज खाना बहुत अच्छा बनाया, तुमने बहुत अच्छे से समझाया। ये छोटी छोटी तारीफें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। नियम 3, शिकायत को अनुरोध में बदलो। तुम कभी बर्तन नहीं धोते, ये शिकायत है। इससे दूसरा डिफेंसिव हो जाता है। बदलो, क्या तुम आज बर्तन धो सकते हो? ये अनुरोध है। इससे मदद मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। नियम 4, माफी को आदत बनाओ। गलती हो जाए तो माफी मांगो, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी। माफ करना, मैंने गुस्से में कह दिया। माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें? हर किसी के आसपास कुछ नकारात्मक लोग होते हैं। वो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा ऊर्जा चूस लेते हैं। उनसे कैसे निपटें? पहला, डिस्टेंस बनाओ। जितना हो सके उनसे दूरी बनाओ। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ गहरा रिश्ता रखो। दूसरा, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। अगर उनसे मिलना जरूरी है तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। उनकी बातों को दिल मत लगाओ। समझो कि ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तीसरा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो नहीं बदलते तो उसे स्वीकार करो। तुम सबको नहीं बदल सकते। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने रिश्तों पर ध्यान दो। तुम कैसा सोच रहे हो, नकारात्मक या सकारात्मक? तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, शिकायत या तारीफ? आज से एक काम करो, अपने पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की एक तारीफ करो, और हर दिन ये करो। देखना रिश्ता कैसे बदलता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस की। कैसे सफल लोग सोचते हैं और कैसे तुम भी वैसी सोच अपना सकते हो। अध्याय 14, पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस के कनेक्शन की। क्या सच में सकारात्मक सोचने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं, या ये सिर्फ एक कहावत है? एडन स्टॉर्म इस सवाल का जवाब साइंस और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ देते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 2 उद्यमी। 2 दोस्त थे, अमित और सुनील। दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया। पहले साल में बिजनेस फेल हो गया, पैसे डूब गए, कर्ज हो गया। अमित ने सोचा, मैंने सोचा था बिजनेस करूंगा, सफल हो जाऊंगा, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होता, मैं फेल हूं। उसने बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी ढूंढी, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। अच्छी नौकरी नहीं मिली, वो छोटी मोटी जॉब करता रहा। सुनील ने सोचा, बिजनेस फेल हो गया, ये सीखने का मौका है। मैंने क्या गलत किया?
मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। उसने गलतियों से सीखा। 2 साल बाद उसने नया बिजनेस शुरू किया। इस बार वो सफल रहा। आज वो एक बड़े उद्यमी है। एक ही फेलियर, 2 अलग सोच। एक ने खुद को फेल समझ लिया, दूसरे ने फेलियर को सीख बना लिया। सफल लोग कैसे सोचते हैं? एडन स्टॉर्म बताते हैं, सफल लोगों की सोच में कुछ पैटर्न होते हैं। पैटर्न 1, ग्रोथ माइंडसेट। सफल लोग मानते हैं कि वो बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। उनके लिए फेलियर अंत नहीं, सीख है। मैं अभी ये नहीं कर सकता, उनके लिए ये अभी शब्द बहुत जरूरी है। उन्हें पता है कि समय के साथ वो सीख सकते हैं। पैटर्न 2, समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस। सफल लोग समस्या कितनी बड़ी है नहीं सोचते, वो सोचते हैं इसका हल क्या है। उनका दिमाग समस्या पर नहीं, समाधान पर काम करता है। पैटर्न 3, कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस। सफल लोग जानते हैं कि बहुत सी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनके एक्शन, उनकी सोच, उनकी मेहनत, ये सब उनके कंट्रोल में है। वो उन्हीं पर फोकस करते हैं। पैटर्न 4, विजन के साथ जीना। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। उनका एक विजन होता है। ये विजन उन्हें मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। फेलियर से कैसे निपटे? फेलियर सबको होती है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें फेलियर नहीं हुई, वो इसलिए सफल होते हैं कि उन्होंने फेलियर को हैंडल करना सीख लिया है। एडन स्टॉर्म फेलियर से निपटने के 3 स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, भावना को स्वीकार करो। फेलियर पर दुख होता है, गुस्सा आता है, शर्म आती है, ये सब नॉर्मल है। इन भावनाओं को दबाओ मत, कहो कि हाँ मैं दुखी हूं, ये सही है। स्टेप 2, सीख ढूंढो। भावना शांत होने के बाद पूछो कि मैंने इससे क्या सीखा, मैं अगली बार क्या अलग करूंगा। हर फेलियर में एक सीख छिपी होती है, उसे ढूंढो। स्टेप 3, आगे बढ़ो। सीख लेने के बाद आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। फेलियर को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम वो नहीं हो जो फेल हुआ, तुम वो हो जिसने कोशिश की और सीखा। सफलता की सोच कैसे विकसित करें? पहला, छोटी शुरुआत करो। बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखो, छोटे छोटे लक्ष्य रखो। जैसे जैसे वो पूरे होंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, सेल्फ टॉक बदलो। मुझसे नहीं होगा को मैं सीख सकता हूं में बदलो। ये बहुत मुश्किल है को ये चुनौती है, मैं इसे हल करूंगा में बदलो। तीसरा, सफल लोगों से सीखो। उनकी जीवनी पढ़ो, उनके इंटरव्यू देखो, देखो कि उन्होंने मुश्किलों को कैसे पार किया। चौथा, विजन बनाओ। 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो, कैसा जी रहे हो, क्या कर रहे हो। इस विजन को साफ करो और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाओ। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी सोच बदलो। फेलियर को अंत मत समझो, उसे सीख समझो। मैं नहीं कर सकता को मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं मैं बदलो। छोटे छोटे लक्ष्य रखो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। याद रखो, सफलता कोई जगह नहीं है जहां पहुंच जाओ और रुक जाओ। सफलता एक यात्रा है और ये यात्रा तुम्हारी सोच से शुरू होती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें, क्योंकि हर किसी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सकारात्मकता को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अध्याय 15, नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सकारात्मक सोच कैसे सफलता दिलाती है। अब हम बात करेंगे एक और जरूरी विषय की, नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें। क्योंकि चाहे तुम कितने भी सकारात्मक क्यों ना हो, अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो वो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेंगे। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, एनर्जी वैम्पायर। प्रिया के ऑफिस में एक सहकर्मी थी, मीरा। मीरा हमेशा शिकायत करती रहती थी। बॉस को कुछ नहीं आता, कंपनी की पॉलिसी खराब है, सैलरी कम है, काम ज्यादा है, हर दिन हर वक्त। प्रिया पहले पॉजिटिव रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी मीरा की तरह सोचने लगी। उसे भी बॉस में गलतियां दिखने लगी, उसे भी काम बोझ लगने लगा, वो उदास रहने लगी। एक दिन उसने नोटिस किया, मीरा से मिलने के बाद हमेशा उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो थकी हुई महसूस करती है। उसने समझ लिया, मीरा एक एनर्जी वैम्पायर है, वो दूसरों की एनर्जी चूस लेती है। प्रिया ने दूरी बनाना शुरू किया, मीरा से कम मिलना, कम बात करना, जब भी मिलती बात को छोटा रखना, उसकी शिकायतों में ना पड़ना। धीरे धीरे उसकी अपनी एनर्जी वापस आ गई, वो फिर से पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव लोग कैसे पहचाने? एडन स्टॉर्म नेगेटिव लोगों की कुछ लक्षण बताते हैं। वो हमेशा शिकायत करते हैं, कभी हल नहीं ढूंढते। वो दूसरों की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं। वो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उसे कम करके आंकते हैं। वो तुम्हारी समस्या सुनते हैं लेकिन हल में मदद नहीं करते। वो तुमसे मिलने के बाद तुम थका हुआ महसूस करते हो। वो हर चीज में नकारात्मक पक्ष देखते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो सावधान हो जाओ, ये तुम्हारी सकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं।
नेगेटिव लोगों से निपटने के 5 तरीके। तरीका 1, दूरी बनाओ। सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका, दूरी बनाओ। जितना हो सके उनसे कम मिलो। अगर ऑफिस में है तो सिर्फ काम की बात करो, अगर परिवार में है तो मिलना कम करो। तुम्हारी मानसिक शांति ज्यादा जरूरी है। तरीका 2, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। अगर मिलना जरूरी है तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। उनकी बातों को दिल मत लगाओ। समझो कि ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर मत आने दो। तरीका 3, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। नेगेटिव लोग अक्सर रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा हो जाओ, उलझ जाओ, बहस करो। रिएक्ट मत करो, शांत रहो, छोटा जवाब दो, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, बस। इससे उनकी ताकत खत्म हो जाती है। तरीका 4, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनो। कभी कभी तुम उन पर पॉजिटिव असर डाल सकते हो। उनकी शिकायत के बाद पूछो तो हल क्या हो सकता है। उनकी नकारात्मक बात के बाद एक पॉजिटिव पक्ष दिखाओ, लेकिन अगर वो नहीं बदलते तो उसे स्वीकार करो। तरीका 5, लिमिट सेट करो। साफ साफ बता दो, मैं ये बातें सुनना पसंद नहीं करता, कृपया मुझसे ये विषय मत उठाओ, मैं अब ये बातचीत नहीं कर सकता। ये लिमिट सेट करना जरूरी है। जो तुम्हारी लिमिट्स का सम्मान नहीं करते उनसे दूरी बना लो। नेगेटिव परिवार के सदस्यों से कैसे निपटे? ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि तुम दूरी नहीं बना सकते। एडन स्टॉर्म कुछ सुझाव देते हैं। पहला, टाइम लिमिट करो। जितना जरूरी है उतना वक्त दो, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, टॉपिक लिमिट करो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर बात करने से झगड़ा होता है, उन टॉपिक से बचो। तीसरा, इमोशनल डिस्टेंस बनाओ। शारीरिक दूरी नहीं बना सकते तो भावनात्मक दूरी बना लो। उनकी बातों को दिल मत लगाओ, समझो कि ये उनकी समस्या है। चौथा, अपनी सीमाएं साफ कर दो। प्यार से लेकिन साफ साफ बता दो, मैं ये बातें सुनना पसंद नहीं करता, मुझसे ये मत कहो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। कौन तुम्हारी एनर्जी बढ़ाते हैं, कौन घटाते हैं। एनर्जी बढ़ाने वालों के साथ ज्यादा वक्त बिताओ, एनर्जी घटाने वालों से दूरी बनाओ। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे आसपास है, तुम वो हो जो तुम अपने अंदर हो। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए अपने सर्कल को सावधानी से चुनो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सेटबैक हैंडलिंग की। जब नकारात्मकता वापस आ जाए तो क्या करें? अध्याय 16, जब नकारात्मकता वापस आए, सेटबैक हैंडलिंग। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें। अब हम बात करेंगे एक और जरूरी विषय की, जब नकारात्मकता वापस आए। क्योंकि सकारात्मक सोच कोई एक बार का काम नहीं है। कभी कभी पुरानी नकारात्मकता वापस आ जाती है और तब हम सोचते हैं मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, सेटबैक रिकवरी का हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, विक्रम की वापसी। याद है विक्रम की कहानी, जो नकारात्मक सोच के कारण नौकरी छोड़ बैठा था? उसने बाद में ये किताब पढ़ी, उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया, उसने नई नौकरी ढूंढी, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उसे डांट दिया और विक्रम के अंदर की पुरानी नकारात्मकता वापस आ गई। वो सोचने लगा, देखा मैं कितना भी सकारात्मक सोच लूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं वही हूं, कुछ नहीं बदला। वो उदास हो गया। कुछ दिनों तक वो पुरानी नकारात्मक सोच में डूबा रहा। फिर उसे याद आया, सेटबैक आ सकते हैं, ये मतलब नहीं कि मैं फेल हूं। उसने फिर से अपनी टेक्निक्स अपनाई, ब्रीदिंग की, थॉट्स को चैलेंज किया, रीफ्रेम किया। धीरे धीरे वो वापस आ गया। आज विक्रम जानता है सेटबैक आएंगे, लेकिन वो उनसे निपटना जानता है। सेटबैक क्यों आते हैं? एडन स्टॉर्म बताते हैं, सेटबैक इसलिए आते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। हमारे अंदर सालों की नकारात्मक सोच की पुरानी आदतें हैं। वो आदतें एक दिन में नहीं जाती। सेटबैक के कारण, स्ट्रेसफुल इवेंट, जॉब लॉस, ब्रेकअप, बीमारी, नींद कम होना, कैफीन या अल्कोहल ज्यादा, नई चुनौतियां, कभी कभी बिना वजह भी। सेटबैक आना ये नहीं दिखाता कि तुम फेल हो गए हो, ये दिखाता है कि तुम इंसान हो। सेटबैक और रिलैप्स में फर्क। सेटबैक, थोड़ी देर के लिए पुरानी सोच वापस आ जाती है, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाते हो, ये नॉर्मल है। रिलैप्स, पूरी तरह से पुरानी सोच में वापस चले जाना, दोबारा वहीं आ जाना जहां से शुरू किया था। सेटबैक को रिलैप्स बनने से रोकना है, और ये तभी होगा जब तुम सेटबैक को सही तरीके से हैंडल करोगे। सेटबैक हैंडल करने के 5 स्टेप। स्टेप 1, शेम मत लो। सेटबैक आने पर सबसे बड़ी गलती, शेम लेना। मैं फेल हो गया, ये काम नहीं कर रहा। ये सोच सेटबैक को रिलैप्स बना देती है। इसके बजाय कहो, ठीक है, सेटबैक आया, पहले भी आया था, निकल गया, अब भी निकल जाएगा। स्टेप 2, जल्दी पहचानो। सेटबैक के शुरुआती संकेतों को पहचानो। क्या तुम चिड़चिड़े हो गए हो? क्या नींद कम हो गई है? क्या पुराने नकारात्मक थॉट्स वापस आ रहे हैं? जितनी जल्दी पहचानोगे उतनी जल्दी ठीक होगा। स्टेप 3, बेसिक्स पर वापस जाओ।
सेटबैक आने पर वापस बेसिक्स पर जाओ। ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, थॉट चैलेंज, रीफ्रेमिंग। जो पहले काम कर रहा था वो अब भी करेगा। स्टेप 4, सपोर्ट लो। सेटबैक में अकेले मत रहो, किसी से बात करो। दोस्त, परिवार, थेरेपिस्ट, सपोर्ट ग्रुप में जाओ, तुम अकेले नहीं हो। स्टेप 5, धैर्य रखो। सेटबैक कुछ दिन या हफ्ते में ठीक हो जाता है। जल्दी ठीक होने की जल्दी मत करो, अपने आप को टाइम दो, धीरे धीरे वापस आओ। रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान। एडन स्टॉर्म एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाने की सलाह देते हैं। अपने ट्रिगर्स को जानो, कौन सी चीजें तुम्हें ट्रिगर करती हैं, लिखो। अपने शुरुआती संकेतों को जानो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि नकारात्मकता वापस आ रही है, लिखो। अपनी टूल किट रखो, कौन सी टेक्निक्स तुम्हारे लिए काम करती हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, हाथ में रखो। अपने सपोर्ट सिस्टम को जानो, सेटबैक में तुम किससे बात करोगे, उनके नंबर रखो। ये प्लान तुम्हें सेटबैक को जल्दी पहचानने और ठीक करने में मदद करेगा। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, सेटबैक आएंगे, ये नॉर्मल है। जरूरी ये है कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। आज ही अपना रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाओ। ट्रिगर्स, संकेत, टूल किट, सपोर्ट सब लिखो। जब भी सेटबैक आए, प्लान निकालो, फॉलो करो। याद रखो, सेटबैक का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो, इसका मतलब है कि तुम इंसान हो, और इंसान को गिरना और उठना दोनों आता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन कैसे रखें, लंबे समय तक सकारात्मक सोच को बनाए रखने के तरीके। अध्याय 17, पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन कैसे रखें। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सेटबैक से कैसे निपटें। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन कैसे रखें, लंबे समय तक सकारात्मक सोच को बनाए रखने के तरीके। क्योंकि सकारात्मक सोच कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, सुमन की सुबह। सुमन ने सकारात्मक सोचना सीख लिया था। वो रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती, एफर्मेशंस दोहराती, रीफ्रेमिंग करती। उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो पहले से ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई। 2 दिन उसने अपनी रूटीन नहीं की, फिर 3 दिन, फिर 1 हफ्ता। धीरे धीरे उसकी पुरानी नकारात्मक सोच वापस आने लगी। वो फिर से चिड़चिड़ी हो गई, फिर से शिकायत करने लगी। उसे समझ आ गया, सकारात्मक सोच कोई एक बार की दवा नहीं है, ये रोज की आदत है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को सकारात्मक रखने के लिए रोज ये आदतें करनी पड़ती हैं। उसने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे वो वापस आ गई। आज वो जानती है मेंटेनेंस जरूरी है। डेली मेंटल हाइजीन। एडन स्टॉर्म कहते हैं, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही रोज मेंटल हाइजीन करनी चाहिए। ये 5-10 मिनट की आदतें हैं जो दिमाग को साफ रखती हैं। सुबह की आदतें 5 मिनट। 1 मिनट ग्रैटिट्यूड, 3 चीजों के लिए आभारी होना। 1 मिनट इंटेंशन सेट करना, आज कैसा महसूस करना है। 2 मिनट एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराना। 1 मिनट विजुअलाइजेशन, दिन को सकारात्मक रूप से देखना। दिन की आदतें, थॉट्स पर ध्यान, जब भी नकारात्मक सोच आए पहचानना। ब्रीदिंग ब्रेक, दिन में 2-3 बार 1 मिनट की गहरी सांसें। ग्रैटिट्यूड शिफ्ट, नकारात्मक आने पर कृतज्ञता में शिफ्ट करना। शाम की आदतें 5 मिनट। 2 मिनट दिन की समीक्षा, क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा। 2 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल, दिन की 3 अच्छी चीजें लिखना। 1 मिनट कल की इंटेंशन, कल कैसा महसूस करना है। ये 10-15 मिनट की रोज की आदतें तुम्हारी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगी। वीकली प्रैक्टिस, हफ्ते में 1 बार थोड़ा गहरा काम करो। रिव्यू, पिछले हफ्ते कैसा रहा, कहां नकारात्मक सोच आई, कैसे निपटे, क्या बेहतर कर सकते थे। प्लान, अगले हफ्ते के लिए इंटेंशन सेट करो, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उनके लिए कैसे तैयार रहना है। सेल्फ केयर, हफ्ते में 1 दिन अपने लिए टाइम निकालो, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। किताब पढ़ो, घूमने जाओ, म्यूजिक सुनो। मंथली रिव्यू, महीने में 1 बार बैठो और पूरे महीने पर नजर डालो। इस महीने मेरी सोच कैसी रही, कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा काम आई, कौन सी सिचुएशन सबसे चैलेंजिंग रही, अगले महीने में क्या अलग करूंगा। ये रिव्यू तुम्हें अपनी प्रोग्रेस देखने में मदद करेगा और तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अकेले मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई एक दोस्त जिससे तुम हर हफ्ते बात करो, एक दूसरे को चेक करो। सपोर्ट ग्रुप, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे लोगों का ग्रुप जो सकारात्मक सोच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेंटोर या कोच,
कोई जो तुमसे ज्यादा अनुभवी हो, जो तुम्हें गाइड कर सके। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी मेंटेनेंस रूटीन बनाओ। सुबह के 5 मिनट, शाम के 5 मिनट, हफ्ते में एक बार रिव्यू, महीने में एक बार गहरा रिव्यू। याद रखो, सकारात्मक सोच कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच जाओ और रुक जाओ। ये एक यात्रा है, रोज की यात्रा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगले अध्याय में हम इस किताब का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी नई शुरुआत। अध्याय 18, मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी नई शुरुआत। अब हम इस किताब के आखिरी अध्याय में हैं, एडन स्टॉर्म की मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग का आज अंतिम पड़ाव। तो चलिए इस यात्रा को पूरा करते हैं। हमने क्या सीखा? इस पूरी किताब में हमने सीखा, भाग 1, अपने दिमाग को समझना, सकारात्मक सोच क्या है, सच्चाई देखना लेकिन उम्मीद ना छोड़ना। नकारात्मक सोच कहां से आती है? हमारे एवोल्यूशन से, बचपन से, मीडिया से। सोच और रियलिटी का कनेक्शन, हमारी सोच हमारी रियलिटी बनाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग बदल सकता है। भाग 2, नकारात्मक पैटर्न तोड़ना। नकारात्मक सोच के 5 पैटर्न, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, माइंड रीडिंग, पर्सनलाइजेशन, फिल्टरिंग। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना, सेल्फ टॉक बदलना, अपने अंदर की आवाज को दयालु बनाना, एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच का चक्र तोड़ना। भाग 3, सकारात्मक आदतें बनाना। 7 रोजाना आदतें, ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन, पॉजिटिव इनपुट, थॉट लॉगिंग, रीफ्रेमिंग, शाम की समीक्षा, नींद। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल, रीफ्रेमिंग हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना, अफर्मेशंस पॉजिटिव सोच की प्रोग्रामिंग। भाग 4, पॉजिटिव माइंडसेट से जीना। रिश्तों में पॉजिटिव थिंकिंग, सफलता की सोच, नेगेटिव लोगों से निपटना, सेटबैक हैंडलिंग, मेंटेनेंस, रोज की आदतें। ये सब तुमने सीखा। अब तुम्हारे पास एक पूरी टूल किट है। सबसे बड़ा सच, तुम अपने विचारों के मालिक हो, नौकर नहीं। एडन स्टॉर्म किताब के अंत में सबसे बड़ा सच बताते हैं, तुम अपने विचारों के मालिक हो, नौकर नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम उन्हें चुन सकते हो। किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं, ये तुम तय कर सकते हो। नकारात्मक विचार आएंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन अब तुम जानते हो कि उनसे कैसे निपटना है। तुम उन्हें पहचान सकते हो, तुम उन्हें चैलेंज कर सकते हो, तुम उन्हें बदल सकते हो, तुम उन्हें जाने दे सकते हो। यही है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी नई शुरुआत। ये किताब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। कल से तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो, छोटी शुरुआत, एक आदत से, जैसे सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभारी होना, बस इतना। फिर दूसरी आदत जोड़ो, फिर तीसरी, धीरे धीरे। याद रखो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। एडन स्टॉर्म का आखिरी संदेश। एडन स्टॉर्म किताब का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ करते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो सोच रहा है। तुम्हारी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। ये आसान नहीं होगा, सेटबैक आएंगे, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन बदलाव हो रहा है, अंदर अंदर, धीरे धीरे। हार मत मानना, तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम अपनी सोच के मालिक बन सकते हो। शुरुआत आज से करो। आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? दोस्तों, आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? नकारात्मक सोच या सकारात्मक, शिकायत या कृतज्ञता, डर या उम्मीद, पुरानी आदतें या नई शुरुआत? ये चुनाव तुम्हारा है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चुन सकता। तुम खुद चुन सकते हो, और तुम चुन सकते हो, अब से मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मैं सकारात्मक चुनता हूं। दोस्तों, ये थी एडन स्टॉर्म की किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। हमें उम्मीद है कि इस किताब ने तुम्हें समझ दिया है सकारात्मक सोच क्या है, क्यों जरूरी है, और सबसे जरूरी इसे कैसे अपनाया जाए। अब तुम्हारी बारी है। टूल किट तुम्हारे पास है, टेक्निक्स तुमने सीख ली, अब प्रैक्टिस शुरू करो। आज से थोड़ा थोड़ा, हर दिन। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो नकारात्मक सोच, ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी से परेशान हैं, तो उनके साथ शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। और हां, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबें हम लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखना,
अपनी सोच का ख्याल रखना, और याद रखना, तुम अपनी सोच के मालिक हो, नौकर नहीं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।